जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की इस सीरीज़ में आज ये मेरी क्लास नंबर 12 है। मैंने अभी तक क्लास 11 लगभग 11 क्लासें ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको भाग 1 से शुरुआत किया था। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, भाग 5 तक पूरी तरह से कवर कर दिया है। टोटल हमारे संविधान में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था 22 भाग है और मैं एक भाग के हिसाब से चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने टोटल भाग 5 को कवर कर दिया है। तो आज मेरा क्या है, भाग 6। भाग 6 क्या है? राज्य। भाग 5 में क्या था? संघ। और भाग 6 में क्या है? राज्य। अगर हम बात करें जो भाग 6 है वो क्या है? राज्य। किस आर्टिकल से कहाँ तक है? तो भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है। आज हम इसमें क्या कवर करेंगे? भाग 6 में राज्यपाल और राज्य के महाधिवक्ता, इन दो चैप्टरों को बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। हमें आखिरकार इस भाग 6 राज्य में कौन कौन से चैप्टर को कवर करना होता है या हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो हमें इसे पहले पढ़ना होगा राज्यपाल अर्थात गवर्नर, और उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री और विधानमंडल। जैसे केंद्र स्तर पर संसद होता है और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे इस राज्य स्तर पे एक विधानमंडल होती है और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? उच्च न्यायालय, जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट। उसके बाद लोक अदालत। लोक अदालत क्या चीज़ है? उसके बाद परिवार न्यायालय। तो हमें इस भाग 6 में लगभग 7 से 8 चैप्टरों को, या बोल सकते हैं 7 से 8 पद को कवर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं राज्यपाल से। तो सबसे पहले जो भाग 6 कहाँ से है? अनुच्छेद 152 से शुरुआत है। जो इसका पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 152। आखिरकार अनुच्छेद 152 क्या कहता है? अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है अपने इस भारतीय स्तर पे, अर्थात देश के स्तर पे। क्योंकि अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करूं तो वहां राज्य का मतलब अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत भी एक राज्य है तो वहां उसकी परिभाषा अलग है। लेकिन जब हम राज्य को देश स्तर पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पे परिभाषित करते हैं तो उसकी परिभाषा अलग होती है। तो ये जो परिभाषा है राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे या फिर अपने देश में राज्य किसे कहते हैं? अगर मैं आपको राज्य की परिभाषा समझाने की कोशिश करूं तो राज्य जो होता है, राज्य के पास अपना क्षेत्रफल होता है, उसके पास एक अपना एरिया होगा और उस एरिया में कुछ जनसंख्या निवास करती है और तथा वहाँ का एक शासन होगा, वहाँ की एक सत्ता होगी, वहाँ पे एक सरकार होगी। ये तीनों चीज़ें जिसके पास होती है उसे हम राज्य कहते हैं, किंतु संप्रभुता उस राज्य के पास नहीं होती है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान लेते हैं ये कोई एक स्टेट है, एग्जाम्पल समझते हैं, ये हमारा यूपी है। इस यूपी का अपना एक एरिया है जिसका एक क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल में कई सारे जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पे एक शासन व्यवस्था है, यहाँ पे एक सरकार होती है। लेकिन ये तीनों चीज़ें जिसके पास होती है राष्ट्रीय स्तर पे, हम उसे राज्य कहते हैं।
किंतु इस राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं होती है। अब ये संप्रभुता क्या चीज़ होती है? कहते हैं संप्रभु, अपने संप्रभुता का मतलब सारे डिसीजन खुद लेना। जैसे जो भारत सरकार है या भारत देश है वह एक संप्रभु है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सारे डिसीजन खुद ले सकती है, जबकि जो स्टेट हैं राष्ट्रीय स्तर पे, जो राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा देश भारत पूरा डिसीजन लेता है, इसलिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक राज्य कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पे राज्य की परिभाषा में तीन चीज़ होती है। उसके पास अपना एक एरिया होगा, वहाँ पे जनसंख्या होगी और उस एरिया पे शासन करने वाली एक सरकार होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रीय स्तर पे राज्य समझ में आया होगा। अगर हम बात करें वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राज्य क्या होता है, जैसे भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक राज्य है। जैसे ये हमारा क्या है, भारत है, तो भारत के पास एक एरिया है और उसके बाद वहाँ पे कुछ जनसंख्या है और वहाँ पे एक भारत में शासन व्यवस्था है, तो यहाँ पे गवर्नेंस भी है और साथ ही साथ इस भारत देश के पास अपनी संप्रभुता है। तो जिसके पास संप्रभुता आ जाती है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राज्य कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे संप्रभुता नहीं होने के कारण उसे हम राज्य कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राज्य की परिभाषा समझ में आया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राज्य किसे कहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे राज्य किसे कहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले गवर्नर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल और इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। तो गवर्नर का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 153 से लेके 159 तक, इसमें राज्यपाल के बारे में, शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है। इसका एक ट्रिक होता है, आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, जो ट्रिक हमें काफ़ी ज़्यादा आसान लगी याद रखने के लिए। ट्रिक क्या है? रकानी कायो सस। क्या है? रकानी कायो सस। आप इसे 4 बार बोलना, रकानी कायो सस, रकानी कायो सस। रा से राज्यपाल, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, सा से शर्त और फिर सा से शपथ। तो क्या हो गया? रकानी कायो सस। रकानी कायो सस राज्यपाल, कार्यपालिका, निर्वाचन, कार्यकाल, योग्यता, शर्त और शपथ। अनुच्छेद कहाँ से है? अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 57, 58, 59। अगर हम इस ट्रिक की बात करें तो अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल, 154 में कार्यपालिका, 155 में निर्वाचन, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यता, 158 में शर्त और 159 में क्या है? शपथ। आप इस ट्रिक को 4-5 बार याद कीजिएगा, आपको आसानी से राज्यपाल से संबंधित सभी आर्टिकल या सभी अनुच्छेद आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए अब हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक अनुच्छेद में कौन कौन सी बातें जोड़ी गई हैं। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 153, इस अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल का पद, भारत में एक राज्यपाल का पद होगा। अगर हम बात करें जो राज्यपाल का पद है ये कनाडा से लिया गया है। आप में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राज्यपाल का पद किस देश से प्रेरित है या फिर किस देश से लिया गया है। तो यह राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 153 में यह वर्णन किया गया है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के एक राज्यपाल होंगे। किंतु किसी कारणवश या किसी आकस्मिक परिस्थिति के कारण ऐसा भी हो सकता है कि 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल भी हो सकता है। अगर कोई आकस्मिक कारण आ गया या किसी कारणवश राज्यपालों की संख्या में कमी आ जाती है तो 2 राज्यों का एक भी राज्यपाल नियुक्त हम कर सकते हैं। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही होगा, बढ़ नहीं सकता है,
किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर उस व्यक्ति को वेतन देंगे। तो अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु किसी विशेष परिस्थिति में दो राज्यों का एक ही राज्यपाल हम नियुक्त कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं कि आखिरकार अनुच्छेद 154 क्या कहता है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। कि जैसे केंद्र स्तर पे, संसद स्तर पे जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं या फिर प्रधान होते हैं, वैसे ही राज्य स्तर पे राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान या फिर प्रमुख। किंतु जो राज्यपाल है वह औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। हमने केंद्र स्तर पर भी देखा था कि केंद्र स्तर पे कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे ही राज्य स्तर पे औपचारिक प्रधान या फिर नाम मात्र प्रधान राज्यपाल होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान या वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। तो अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका से संबंधित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 154 आर्टिकल 155 में कौन सी बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित बातों को जोड़ा गया है। आखिरकार राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो हमारे भारत देश में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, लेकिन वह प्रधानमंत्री के वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पे प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को कहते हैं, इस व्यक्ति को इस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 156 आखिरकार आर्टिकल 156 में कौन सी बातें कही गई हैं। तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। आखिरकार राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों तक होगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अगर हम बात करें राज्यपाल के कार्यकाल संबंधित तथ्यों के बारे में, तो राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अब आखिरकार प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य यह होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक ही वह व्यक्ति उस किसी भी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। वास्तविक रूप में जब तक प्रधानमंत्री चाहें तब तक ही वह व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। अगर वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री ना चाहें तो उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद से हटाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में समझ आया होगा, क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 157 आर्टिकल 157। आखिरकार आर्टिकल 157 में कौन सी बातें जोड़ी गई हैं। अगर हम आर्टिकल 157 की बात करें तो इसमें राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कहा गया है। आखिरकार भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा लाभ के पद पर ना हो। यहाँ लाभ के पद का सेंस होता है कि उसके पास कोई सरकारी या फिर गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, और कम से कम वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। आप में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है राज्यपाल बनने के लिए
उम्र मिनिमम क्या होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए जो मिनिमम उम्र होती है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यपाल की योग्यता संबंधित आपको सारे तथ्य समझ में आए होंगे। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 158, इसमें क्या कहा गया है, राज्यपाल के लिए शर्तें। आखिरकार राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन से शर्तें होनी चाहिए। तो पहली शर्त ये है कि राज्यपाल जो राज्यों में विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल या संसद में से किसी भी सदन का, क्योंकि विधानमंडल में कुछ राज्यों में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र स्तर पे संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात हम उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेंगे जो केंद्र स्तर पे लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना हो तथा राज्य स्तर पे विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य या मेंबर ना हो, हम उसी व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पे नियुक्त करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है या दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा हो। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति को, शायद हमने गलत पढ़ दिया, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, हमने बोला था होना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं ये कोई स्टेट है, मान लेते हैं ये यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश। हम इस उत्तर प्रदेश के उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेंगे जो इस उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं हो। बाकी बचे 27 राज्यों में से जो व्यक्ति इन 27 राज्यों में रहता है, वहाँ से हम किसी एक व्यक्ति को इस उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी होगा उसे हम किसी भी स्थिति में इस उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली शर्त थी और ये हमारी दूसरी शर्त थी। उम्मीद करते हैं आपको राज्यपाल बनने के लिए जो दोनों कंडीशन है आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 159, क्योंकि हमने आपको ट्रिक बताया था कि रकानी कायो सस, सा से शर्तें और 59 में क्या है, शपथ। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। आखिरकार राज्यपाल को शपथ किस प्रक्रिया के माध्यम से या फिर किसके द्वारा दिया जाता है या फिर दिलाया जाता है। अगर हम बात करें तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट, जिसे हम उच्च न्यायालय भी कहते हैं, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से दिलाया जाता है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। यहाँ 2 बातें या 2 क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से, जबकि राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से दिलाई जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल से संबंधित और कुछ तथ्यों को और कुछ फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने केंद्र स्तर पे जब राष्ट्रपति को पढ़ा था तो राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्तियां थीं, तो वैसे ही राज्य स्तर पे राज्यपाल के भी पास कई सारी शक्तियां होती हैं। अगर हम बात करें राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, तो राज्यपाल के पास जो पहली शक्ति होती है वो क्या है? कार्यकारी शक्तियाँ। दूसरी क्या है? विधायी शक्तियाँ। पहली कार्यकारी शक्तियाँ, दूसरी विधायी शक्तियाँ और तीसरी वित्तीय शक्तियाँ और चौथी क्या है? क्षमादान शक्तियाँ। ये क्या है? पहला कार्यकारी, दूसरा विधायी और तीसरा वित्तीय और चौथा क्षमादान शक्ति। और अगर पांचवे की बात करें तो पांचवा क्या है? आपातकालीन शक्तियाँ।
अगर हम छठे की बात करें तो छठा क्या है, विवेकाधिकार शक्तियाँ। और अगर हम सातवें की बात करें तो विशेषाधिकार शक्तियाँ। राज्यपाल के पास कुछ ऐसी 7 प्रकार की शक्तियाँ देखी जाती हैं जिसका प्रयोग वह समय समय पर करता है। तो आइए हम एक एक शक्ति के बारे में जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या है, कार्यकारी शक्तियाँ। अगर हम इस कार्यकारी शक्तियों की बात करें, पहला क्या है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। अनुच्छेद 154, कौन सा, आर्टिकल 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। किसी भी स्टेट की जो भी कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। वह राज्यपाल इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। तो राज्यपाल के पास जो कार्यपालिका शक्तियाँ होता है वह उसका प्रयोग अपने विवेक के माध्यम से या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल कार्यकारी शक्ति के माध्यम से मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति कर। राज्यपाल अपने इस कार्यकारी या फिर कार्यपालिका शक्तियों के माध्यम से मुख्यमंत्री, जो व्यक्ति जिस दल को या फिर जिस पार्टी को बहुमत मिला है, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री के सलाह पे ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त करते हैं और साथ ही साथ जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल अपनी इसी कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं समझ में आई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, आखिरकार कौन कौन सी राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं। अगर हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ नियम और कानून से संबंधित होती हैं। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। जैसे मैंने विस्तार से केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति के बारे में देखा था कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और उसका सत्रावसान करता है। मैंने आपको वहाँ पे सत्रावसान को समझाया था कि आखिरकार सत्रावसान क्या होता है। वैसे ही राज्य स्तर पे राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो राज्यपाल अपनी इस विधायी शक्ति के तहत राज्यपाल जब किसी विधेयक पर अपना हस्ताक्षर ना कर दे तब तक वह विधेयक कानून नहीं बन पाता है। जैसे केंद्र स्तर पे था, जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पे अपनी साइन ना कर दे तब तक वह विधेयक एक कानून नहीं बन पाता है। वैसे ही राज्य स्तर पे जब तक राज्यपाल किसी विधेयक पे अपनी साइन ना कर दे तब तक वह विधेयक एक कानून नहीं बन पाता है। ये जो शक्ति है राज्यपाल की विधायी शक्ति है। तो उम्मीद करते हैं आपको राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ समझ में आई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारी तीसरी क्या है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। आखिरकार राज्यपाल की वित्तीय शक्ति में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल अपने फाइनेंस से पावर या वित्तीय शक्तियों के माध्यम से राज्यपाल इमरजेंसी फंड से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कुछ इमरजेंसी फंड बनाए जाते हैं तो राज्यपाल अपनी इन्हीं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करके
इमरजेंसी फंड से पैसे निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ राज्यपाल अपनी इसी वित्तीय शक्ति का प्रयोग करके पंचायतों, जो गांव में पंचायत होती है, ग्राम पंचायतों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो राज्यपाल अपनी इन्हीं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करके राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो आगे हम बात करें राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। आखिरकार राज्यपाल के पास कौन कौन सी क्षमादान शक्तियां हैं? अगर हम राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बात करें, एक मिनट, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री के द्वारा बजट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। जैसे केंद्र स्तर पे क्या था, राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते थे, वैसे ही राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, जो भारत का फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री के माध्यम से बजट को विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। सॉरी, ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। एक बार यहाँ से मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आखिरकार राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ हैं। तो पहली राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति ये है कि राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों के माध्यम से इमरजेंसी फंड से पैसे निकाल सकते हैं और साथ ही साथ पंचायतों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। और साथ ही साथ राज्यपाल अपनी इन्हीं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करके वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री के माध्यम से बजट को विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्ति में ये 3 फैक्ट थे। तो जो अब हम आगे बात कर रहे हैं वो क्या, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। आखिरकार राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 161, ये आर्टिकल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो अनुच्छेद 161, जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वैसे राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान शक्ति में अंतर है। इस अंतर को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। राज्यपाल अपनी इस क्षमादान शक्ति के माध्यम से सजा को माफ़ कर सकते हैं, किंतु सेना की सजा और कोर्ट की सजा को या फिर मृत्यु दंड की सजा को नहीं माफ़ कर सकते हैं। राज्यपाल जो है सेना की कोर्ट, अगर किसी जो मिलिट्री कोर्ट होती है उसकी सज़ा को नहीं माफ़ कर सकते हैं और साथ ही साथ मृत्यु दंड को नहीं माफ़ कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति मिलिट्री कोर्ट की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं और साथ ही साथ मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रपति की और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अंतर समझ में आया होगा। राज्यपाल मृत्यु दंड और मिलिट्री कोर्ट की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रपति कोर्ट की सज़ा और मिलिट्री कोर्ट की सज़ा और मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियाँ। आखिरकार राज्यपाल के पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ हैं। राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं, अगर हम बात करें राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, किंतु राष्ट्रपति शासन, हमने आपको पढ़ाया था संघ वाले में 352, 456, 460। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, और 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में
वित्तीय आपात जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो उस दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं। अगर हम बात करें सामान्य तौर पे राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपातकालीन शक्तियां समझ में आई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति। आखिरकार ये विवेकाधिकार शक्ति क्या चीज़ है? इसके अंतर्गत राज्यपाल बिना किसी सलाह से अपने विवेक से काम करते हैं। आखिरकार किस स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करते हैं? जैसे मान लेते हैं ये कोई एक स्टेट है। अब इस स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में कई सारी पार्टियां खड़ी हैं चुनाव के लिए। तो क्या होता, कई बार इस चुनाव के माध्यम से जो उस राज्य में एक बहुमत सीट होती है, वहाँ की सीट का 50% कितना होता? 50% प्लस 1। अगर 50% प्लस 1 किसी भी पार्टी को, जो भी यहाँ पे मान लेते हैं 4 पार्टियाँ हैं, इन 4 पार्टियों में से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल है अपने विवेक का उपयोग करते हैं। तो किसी भी जो 4 पार्टियां हैं इनमें से किसी भी दल को वह मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त कर सकते हैं। तो राज्यपाल अपने विवेक का अधिकार शक्ति का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी भी दल को बहुमत ना मिला हो। तो राज्यपाल इस स्थिति में किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कब बनाएंगे? जब किसी भी दल को बहुमत ना मिला हो, लेकिन जिस दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त किए हैं, उस दल के मुख्यमंत्री को 30 दिनों के भीतर, अर्थात 1 महीने के भीतर विधानमंडल में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ, आपके पास 50% प्लस 1 सीट मौजूद है। अगर वह व्यक्ति 30 दिनों के भीतर यह सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि उसके पास बहुमत है, तो उसकी सरकार गिर जाएगी। तो राज्यपाल चाहे तो किसी दूसरे दल को मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त कर सकते हैं, या फिर चाहे फिर से चुनाव करा सकते हैं। यह राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्ति है, उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यपाल उस समय क्या करेंगे। तो उम्मीद करते हैं राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्ति आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सामान्य शब्दों में समझाऊं, राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति क्या होती है? जब किसी भी राज्य में किसी भी दल को बहुमत ना मिला हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के मुखिया को मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त कर सकते हैं। अगर वह मुख्यमंत्री 30 दिनों के भीतर अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते हैं, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। अगर 30 दिनों के भीतर वह अपनी बहुमत सिद्ध कर देते हैं, तो उनकी सरकार चलती रहेगी और काम करती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति समझ में आई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो थी विवेकाधिकार शक्ति, और एक है राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार और विशेषाधिकार शक्ति में अंतर है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। विवेक का मतलब होता अपने बुद्धि से, अपने दिमाग के या अपने खुद की डिपेंड के आधार पे फैसला लेना, जबकि विशेष का मतलब होता कुछ स्पेशल पावर। राज्यपाल को कुछ स्पेशल पावर या कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। कुछ स्पेशल पावर या फिर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल है, राज्यपाल जब तक अपने पद पर बना रहेगा तब तक उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। किसी भी स्थिति में अगर कोई राज्यपाल अपने पद पर बना है, उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
लेकिन दीवानी मुकदमे चलाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक आता है तो उस विधेयक को या तो एक बार लौटा सकते हैं या फिर जेबी वीटो प्रयोग कर सकते हैं। हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में, देखो सॉरी यहाँ से फिर से देखो, हमने पढ़ा था संसद में कि राष्ट्रपति के पास, इसको सुनना ध्यान से, कि राष्ट्रपति के पास संसद में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार लौटा सकते हैं या फिर उस पर जेबी वीटो कर सकते हैं। लेकिन जबकि राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक आता है तो वह उस विधेयक को एक बार लौटा सकते हैं या जेबी वीटो कर सकते हैं, या चाहे तो राष्ट्रपति को भेजने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल के पास विशेषाधिकार शक्ति राष्ट्रपति की तुलना में कुछ अधिक मिल जाती है। जैसे राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को या तो एक बार लौटा देंगे, अगर एक बार लौटा दिए संसद के दोनों सदनों से वह विधेयक पुनः उसी माध्यम में आ गया तो राष्ट्रपति को मजबूरन उस विधेयक पे साइन करना पड़ेगा। या फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति उस विधेयक पे जेबी वीटो का प्रयोग कर दें। जबकि राज्यपाल के पास क्या है, राज्यपाल के पास इस संबंध में 3 शक्तियां दी गई हैं। पहली शक्ति क्या है, राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस लौटा सकते हैं। अगर वापस लौटा दिए, अगर विधानमंडल उसी विधेयक को पुनः पास कर दे तो राज्यपाल को उस विधेयक पे साइन करनी पड़ेगी। और दूसरी पावर क्या दी गई है, या तो राज्यपाल उस विधेयक पे जेबी वीटो कर सकता है। हमने आपको जेबी वीटो और इन सब वीटो को विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। आप जाके पिछले वीडियो में जो भाग 5 है उसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं आखिरकार जेबी वीटो क्या होता है। तो पहली शक्ति हो गई राज्यपाल की, और सेकंड पावर हो गई जेबी वीटो की, और थर्ड पावर क्या है राज्यपाल के पास, कि अगर कोई भी विधेयक है वो राज्यपाल के पास आया, वह उस विधेयक को ना तो लौटा रहा है और ना ही जेबी वीटो का प्रयोग कर रहा है। अगर राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है और राष्ट्रपति के पास भेज देंगे और राष्ट्रपति तय करेंगे कि हाँ वह विधेयक कानून बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल के पास विशेषाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक दी गई है, क्योंकि इस मामले में, कानून के मामले में, साइन के मामले में राज्यपाल के पास 3 स्पेशल पावर मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको राज्यपाल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, किस किस अनुच्छेद में हैं और राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, आपको समझ में आई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बात करें, क्या है अनुच्छेद 161। आखिरकार अनुच्छेद 161 में कौन सी बातें शामिल की गई हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, हमने अभी देख लिया राज्यपाल की शक्तियों में। राज्यपाल जो है फांसी की सज़ा नहीं माफ़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ सैन्य सज़ा भी नहीं माफ़ कर सकते हैं और बाकी सभी सज़ाएं माफ़ कर सकते हैं राज्यपाल। अनुच्छेद 162 में क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 162 क्या है, अनुच्छेद 162 कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार से संबंधित तथ्यों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसका विस्तार राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अर्थात कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। और अनुच्छेद 163 में कौन सी बातें जोड़ी गई हैं। अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर से अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और अनुच्छेद 164 में कौन सी बातें कही गई हैं कि मुख्यमंत्री को
मुख्यमंत्री के सलाहकार पे राज्यपाल जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हमने इसको अभी राज्य की कार्यपालिका शक्तियों में देख चुका था। वही अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री की सलाह पे या मुख्यमंत्री जिसे कहेंगे राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के तौर पे नियुक्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं महाधिवक्ता, जिसे हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। अब ये क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल। हमने अभी तक अनुच्छेद 164 तक देख लिया। अनुच्छेद 152 से लेके 164 तक सभी आर्टिकल्स को विस्तार पूर्वक जिक्र किया और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के पद की अर्थात एडवोकेट जनरल की चर्चा की गई है। आखिरकार ये महाधिवक्ता क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको जब संघ पढ़ा रहा था भाग 5, वहाँ पे मैंने आपको महान्यायवादी के बारे में जिक्र किया था कि आखिरकार महान्यायवादी का काम क्या होता है। जैसे केंद्र स्तर पे महान्यायवादी का काम होता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट पे या राज्य स्तर पे महाधिवक्ता का काम होता है। महाधिवक्ता अगर मैं आपको सामान्य भाषा में कहूँ तो मुख्य रूप से जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार का अधिवक्ता या फिर वकील होता है। आइए समझते हैं। जो महाधिवक्ता होता है यह राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता के पद का निर्माण किया गया, जो राज्य सरकार को कानूनी सहायता देगा। अर्थात सामान्य शब्दों में महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है। आप इसे सामान्य समझना कि यह राज्य सरकार का वकील है। महाधिवक्ता जो राज्यों में होता है, वैसे केंद्र स्तर पे महान्यायवादी होता है जो भारत सरकार का वकील होता है। जो महाधिवक्ता होता है यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अर्थात कानून, प्रथम विधि अधिकारी या प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। जो महाधिवक्ता है यह राज्य विधानमंडल की कार्यवाही, विधानमंडल में 2 सदन, कुछ राज्यों में 2 सदन है और कुछ राज्यों में एक ही सदन है। जिन राज्यों में 2 सदन है, चाहे विधानसभा हो या फिर विधान परिषद, तो महाधिवक्ता राज्य की कार्यवाहियों में, विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेता है, उसमें पार्टिसिपेट भी करता है, उसमें बोल भी सकता है, किंतु वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होने के कारण वह वोटिंग नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, वहाँ पे बोल भी सकता है, अपनी बात को रख भी सकता है, किंतु वोटिंग नहीं कर सकता है। अब जो ये महाधिवक्ता है यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अर्थात राज्यपाल जब तक चाहे तब तक ही महाधिवक्ता अपने पद पर बने रहेंगे। मुख्य तौर पे कौन चाहते हैं? मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री जब तक चाहेंगे तब तक वह महाधिवक्ता के पद पर बने रहेंगे। आखिरकार महाधिवक्ता की योग्यता क्या होती है? महाधिवक्ता की योग्यता हाई कोर्ट की जिस भी व्यक्ति को राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त करती है उसकी योग्यता कम से कम हाई कोर्ट के जज के बराबर या हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको राज्य के महाधिवक्ता को समझ में आया होगा। अगर आपने मेरी सारी वीडियो को सीक्वेंस वाइज क्रम अनुसार देख रहे होंगे तो आपको हर चीज़ बहुत ही आसान भाषा में समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने केंद्र स्तर पे महान्यायवादी को पढ़ाया, वैसे ही सेम ताकत सेम महाधिवक्ता होते हैं राज्य स्तर पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर भी कीजिएगा। अगर हो सके तो आप अपनी राय में कमेंट भी दीजिएगा कि जो भी गलती मुझसे हो रही हो या फिर कुछ और मैं सुधार कर सकूं अपने इस वीडियो के कंटेंट में या फिर और गहराई में जाकर पढ़ाऊं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद।